हो गया। चलिए देखिए, हम आपको आज संधि पढ़ाने वाले हैं। संधि पढ़ने से पहले हमें वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, तो वर्ण होता क्या है? जैसा कि हमने आपसे पहले भी बताया था, हम लोगों को पता है वर्ण क्या होता है। कोई बता सकता है? वर्ण बता सकता है? बताइए। हाँ, देखिए, भाषा की सबसे छोटी अखंडनीय इकाई मतलब अखंडनीय, जिसका खंड, बैठ जाइए, जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, मतलब जिसको छोटा नहीं किया जा सकता है, भाषा क्या है? देखिए, जब हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, चलते रहते हैं, बहुत सारी बातें आती रहती हैं, और जब हम उसे किसी के दूसरे के ऊपर व्यक्त करना चाहते हैं, हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि वो हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी समझ जाए, तो ये कैसे होगा? इसके लिए हम सहारा लेते हैं किस चीज का? अपने मुख का, है ना। हम अपने मुख से उसे बोलते हैं, बोल करके बतलाते हैं, है ना। तो हमारे, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ साउंड निकलता है, कुछ ध्वनि निकलती है। जो ये ध्वनि है, इसी ध्वनि को जब हमें लिखना हो तो क्या करेंगे? हमने आपसे बोल दिया, आपने उसे सुन लिया, हमारे मन के भावों को आपने समझ लिया, उसके प्रति उत्तर में जो आपने हमें बताया उसको हमने समझ लिया, है ना। लेकिन इसके अतिरिक्त, हाँ ठीक है, आते हैं वहां पर। इसके अतिरिक्त ये तो बातें अभी हुई, हमने कहा आपने सुना, आपने कहा हमने सुना, देन। लेकिन अगर इसी बात को कभी अदर टाइम पर भी हमें जानना है, समझना है कि आखिर उस समय में उसने क्या कहा था, कल किसने क्या कहा था, परसों किसने कहा था, तो उसके लिए क्या सहारा लेना पड़ेगा? जो वहां पर उपस्थित था वो हमें बताएगा बोल करके। ठीक है, अगर वो सपोज दैट वो हो ही ना, बहुत पुरानी बात है, 10 साल की बात कर रहे हैं, 50 साल की बात कर रहे हैं, 100 साल की बात कर रहे हैं, या 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, फिर हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका हल क्या निकाला कि हमने जो बोलते हैं इन बातों को लिपिबद्ध कर दिया जाए, लिख दिया जाए। यही तो किया उन्होंने। अब लिखा कैसे जाए? तो लिखने के लिए आविष्कार हुआ लिपियों का। जो लिखावट है, जिसे हम लिपिबद्ध लिपि कहते हैं, उसका आविष्कार किया गया। और वो क्या बता रही है? वो लिपि क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि इस समय पर इसने ये कहा था, इसके मन में ये बातें थी, ये भावनाएं थी, ये भाव थे, है ना। और हम उसको अक्षरशः वैसे ही समझ पाते हैं, है ना, 100% कट टू कट। वो क्या चाहते थे, क्या जताना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, हम 1000 साल पहले की बातों को भी अगर आज समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो वो किसकी सहायता से संभव है? लिपि के माध्यम से। ठीक है, अब लिपि क्या होती है? तो जो हमारे मन के भाव थे, है ना, जिसे हमने अभी तो शेयर कर लिया, लेकिन इसको 10 साल, 50 साल, 1000 साल बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ी उसे समझ सके, उसके लिए हमने एक लिपि की खोज की। वो लिपि कैसे बनी? उस लिपि को बनाने के लिए, उस लिपि को प्रयोग में लाने के लिए हमने कुछ प्रतीक या चिन्ह बनाए। ठीक है, अब इन प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से हम अपनी आज की होने वाली बातों को अपनी आने वाली पीढ़ी में तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। समझ गए? अब ये जो प्रतीक या चिन्ह जिन्हें कह लिया जाए, ये क्या होते हैं? ये हमारे मुख से जो जितनी भी ध्वनि निकलती है, सबके लिए एक विशेष होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं। हम कुछ भी हमारे मुख से निकलेगा, हम कुछ भी बोले, जैसे कि आप कुछ बोलकर दिखाइए, कोई बोलिए इसमें से, कोई कुछ बोलो। संधि। चलो ठीक है, हम संधि से ही शुरू कर लेते हैं। जैसे हमने संधि बोला था, तो अब हम जितनी बार संधि बोलेंगे उतनी बार ये जो चिन्ह बने हुए हैं, कौन से? पहला चिन्ह था ये, फिर इसके बाद ये, फिर धा, इसमें फिर ई की मात्रा, है ना, ये ऐसे बना। अब हम
जितनी बार भी जब जब भी संधि बोलेंगे तब तब यही चिन्ह रहेंगे। बदल जाएंगे क्या? बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, यही चिन्ह रहते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो चिन्ह है इनकी मदद से तो हमने अपनी लिपि तैयार की, लेकिन हम थे कहां पर? बात किसकी कर रहे थे? वर्ण की, है ना। तो वर्ण क्या है? तो वर्ण के लिए हमने क्या समझा कि हमारे मुख से जो निकलने वाली ध्वनि है उसको जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो हमें किसी प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रतीक या चिन्ह निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं, है कि नहीं। हम चाहे जो भी बोले हैं, एक ही तरह के साउंड, एक ही तरह की ध्वनि अगर दोबारा निकलेगी तो दोनों बार जो पहले प्रयोग किया गया था चिन्ह, वही चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है कि नहीं। इसलिए ये निर्धारित है। अब इन लिपियों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है, उसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये संधि है, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब हम क्या इसको छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले पहले हमने लिखा ये सा, फिर ना, फिर धा, है ना, और इसमें ये मात्रा लगा दी गई थी इसकी, है ना। अब ये हमें ये मिलकर के बने हैं जिनको हम ऐसे लिखा करते हैं, है ना। तो इनको हमने अलग अलग तो कर दिया, तो क्या ये वर्ण बन गए? देखिए वर्ण अभी इसमें से कुछ तो आपको वर्ण मिल गए हैं, कुछ वर्ण आपको नहीं मिले हैं। ठीक है, आपको इसमें पूरे के पूरे क्या मिले हैं? आपको इसमें पूरे के पूरे अक्षर मिले हैं, है ना। ये आप अक्षर है, आप इसे अक्षर कह सकते हो, लेकिन वर्ण नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी इसको छोटा किया जा सकता है। और ये कैसे छोटा होगा? ऐसे, है ना। तो अब ये क्या है? ये अब वर्ण मिला है, तो ये अक्षर है। अब वो अलग बात है कि छोटी कक्षाओं में इतना डिटेल से जाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसके लिए इतनी डिटेल से नहीं बताया जाता है। तो आप इसे अक्षर या वर्ण भी अभी तक सुनते रहे होंगे, लेकिन वास्तव में ये वर्ण नहीं है। हम इसे अक्षर तो कह सकते हैं, वर्ण नहीं कह सकते हैं। वर्ण आपके ये हैं, समझ गए। हाँ, इनमें ये जरूर आपका वर्ण था। क्यों? क्योंकि अब इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। ये आपका अक्षर है, क्योंकि अभी इसको छोटा किया जा सकता है। अब ये, अब क्या है ये? अब ये वर्ण हो गया है, ठीक है ना। अब ये वर्ण ही है, तो इतना समझ में आ गया वर्ण किसे कहते हैं। अब हाँ, जो सबसे छोटी, जैसा कि आपने एक लाइन में कहा, एक पंक्ति में कहा, क्या कहा? भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई, है ना, जिसका अब और खंड नहीं किया जा सकता है। इसका हमने अभी विस्तार से विश्लेषण समझा। ठीक है, समझ गए। इसको इरेज करने के लिए अब इसके आगे हम समझेंगे। अब हम इसके आगे समझ रहे हैं वर्ण। जब वर्ण की बात हो रही है, क्योंकि संधि पढ़ने से पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इससे पहले जब हमने तो वर्ण समझ गए। अब वर्ण की बात आई तो वर्णों के भेद क्या पढ़ेंगे? वर्णों के भेद। तो वर्णों के वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं? भाई ये तो एकदम आसान है, हम हमेशा पढ़ते आए हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वर उनके अतिरिक्त वर्णों की, अर्थात स्वर वर्णों की भी सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद क्या होता है, हम इन स्वर और व्यंजन का भी भेद करेंगे। ठीक है ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों का भी भेद करेंगे। तो स्वर वर्ण पहले आप स्वर होते हैं और दूसरा है व्यंजन। अब इनके दो भेद होते हैं,
ये दो भेद होते हैं वर्ण के। अब स्वर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। आपकी कक्षा में जो स्वर वर्ण है वो 3 प्रकार से बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। तो ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है? ह्रस्व वे वर्ण कहलाते हैं, ह्रस्व वे वर्ण कहलाते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अ, जिन्हें हम छोटा आ के रूप में जानते हैं। छोटे ई, छोटा ऊ, ऋषि भी छोटी ही होती है ना? ऋषि भी 2 प्रकार की होती है, और लृ। तो ये क्या बन गया? छोटा आ जिसे हम अभी तक पढ़ रहे थे, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि और लृ। ये आपके क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? वही जो बड़े थे, इन्हीं के बड़े वाले, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ऋषि। प्लुत क्या होते हैं? जैसे ओम। देखो क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये जो छोटे छोटे हैं, है ना, आ, ई, उ, री और ली, 5 ह्रस्व स्वर होते हैं, 4 आपके दीर्घ होते हैं। इनके बड़े वर्जन बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी ऋषि। जो लृ है उसका बड़ा वर्जन नहीं होता, वो सिर्फ छोटी होती है। ठीक है ना? उसके बाद जो ओम है वो आपका प्लुत है। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो ह्रस्व है इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जो दीर्घ है इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, और जो प्लुत है इनमें 2 से अधिक मात्रा के उच्चारण का समय लगता है। ये आपके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत है। देखिए, ये मुख्य रूप से 3 हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण होते हैं, जैसे समान स्वर और संयुक्त स्वर। समान स्वर कौन से होते हैं? ये ह्रस्व और दीर्घ, यही एक दूसरे के समान होते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क होता है? उच्चारण का, है ना? इनमें सिर्फ और सिर्फ उच्चारण का फर्क होता है, बाकी ये समान होते हैं। ठीक है? ये जो छोटा आ और बड़ा आ है ये एक दूसरे के समान है। छोटी ई और बड़ी ई जिसे हम जानते हैं वो एक दूसरे के समान है। ठीक है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ एक दूसरे के समान है, और ऋषि, छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि भी एक दूसरे के समान है। इसके अतिरिक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम छोटी क्लास में पढ़ते आए थे, हम प्लुत नहीं जाने थे, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? संयुक्त स्वर पढ़ा था। क्या? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को हम दीर्घ भी कह सकते हैं, दीर्घ भी कहा जा सकता है, लेकिन इन दीर्घ और इनमें क्या फर्क है? इनमें यह फर्क है कि इनका छोटा भी होता है, इनका ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है। लेकिन जो संयुक्त है उन्हें दीर्घ तो कहा जा सकता है, लेकिन उनके समान ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ तो ये है ही, उनके समान ह्रस्व उनके नहीं होते। ठीक है? तो संयुक्त स्वर में कौन कौन से हैं आपके? पहला है ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है? ये संयुक्त कहे क्यों जाते हैं? ये संयुक्त इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। जो ए है ये कैसे बना है? और जो ऐ बना है, जो ओ बना है, आ प्लस ऊ, और जो औ बना है,
आ प्लस ओ, इसलिए ये संयुक्त है। जैसे नाम से परिलक्षित होता है, ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमने कहा था कि जो वर्ण है, मतलब जो स्वर और व्यंजन वर्ण है, स्वर और व्यंजन में इतना फर्क है, स्वर के उच्चारण में किन्हीं अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये जो बने होते हैं ये स्वर वर्णों से मिलकर के अवश्य बने होते हैं। ठीक है, तो जो आपके स्वर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इनमें ए, ऐ, ओ, औ, जिन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ये दो वर्णों से मिलकर तो बने हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों वर्ण किनके हैं? स्वर के ही हैं, व्यंजन के नहीं है। व्यंजन में क्या विशेषता होती है? व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनका दूसरा वर्ण स्वर उन्हीं के सजातीय ना होकर के स्वर का होता है। समझ गए? तो इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके पश्चात अगली कक्षा